नमस्कार। लीजिए प्रस्तुत है बेबी हालदार की आत्मकथा आलो अंधारी का दूसरा भाग। मेरा जेब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया जब तातुश के छोटे लड़के अर्जुन दा के दो बंधु भी वहीं रहने लगे। अर्जुन दा के वे बंधु भी बहुत अच्छे थे, वे भी मुझे बहुत चाहते थे। मेरे बच्चों से भी बुला बुलाकर वे बातें करते। उनमें एक का नाम सुखदीप था और एक का रमण। अर्जुन दा से मुझे वे ही ज्यादा अच्छे लगते, और क्यों न लगते। उन्हें चाय पानी या खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझसे कहते, जबकि अर्जुन दा ऐसा कि किसी चीज की दरकार होने पर भी कुछ नहीं कहता, बस बिस्तर में लेटा रहता। मैं स्वयं उसके पास जाकर पूछती, अर्जुन दा कुछ ला दूं, चाय पानी खाने को कुछ। वह सिर्फ सिर हिलाकर कभी हाँ करता तो कभी ना। उसके बंधु ऐसे नहीं थे, वे मुझे अपने जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपना ही समझती थी। उन दोनों में भी सुखदीप दा कम बातचीत करने वाला था, मुझे लगता वह शर्माता है। रमण दा दूसरी तरह का था, वह इस घर को बिल्कुल अपना समझकर रहता था। वह मुझे काफी कुछ सिखाता भी। खाने की कुछ चीजें बनाना मैंने उससे सीखा। वह मुझसे मेरे बच्चों के बारे में भी बातें करता। वह कहता, देखो अभी वे छोटे हैं, अभी उनका शैतानी करने का समय है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। उनकी पढ़ाई लिखाई पर नजर रखनी होगी। उन्हें सब समय खेलने मत देना, नहीं तो उनका पढ़ना लिखना चौपट हो जाएगा। रमण दा पहले सोचता था कि मेरे कोई लड़की नहीं है, तीनों बच्चे लड़के हैं। मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरी तरह का होता जा रहा था, और कभी कभी वह लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी। रमणदा की भूल उस दिन दूर हुई जब उसने मेरी लड़की को एक गुड़िया लिए खेलते देखा। उसने तातुश से पूछा, बेबी का यह लड़का है या लड़की? इसके हाथ में तो गुड़िया है। तातुश बोले, क्यों, तुम्हें मालूम नहीं? यह तो बेबी की लड़की है। रमण दा ने तब हंसकर कहा, तभी तो, और मैं तो समझ बैठा था कि यह भी लड़का ही है। रमण दा और सुखदीप दा के आने से घर में थोड़ी चहल पहल बढ़ी थी, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जल्दी ही उन दोनों ने काम पर जाना शुरू कर दिया। इस बीच मेरा बड़ा लड़का भी मेरे पास से चला गया, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुश ने काम दिला दिया था जहां साहब लोगों ने उसे पढ़ने का भरोसा दिलाया था। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते, क्योंकि अब वे बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अर्जुन दा, रमण दा और सुखदीप दा काम पर से लौटकर फौरन सोने चले जाते। तातुश ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज पार्क में थोड़ा घूम आ सकती हो, बच्चे वहां खेलेंगे और तुम्हारा मन भी बहलेगा। उनकी बात मान मैं रोज शाम को बच्चों के साथ वहां जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थीं। वे वहां उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी जहां वे काम करती थीं। उनमें से कई मुझे देख मेरे पास आती और कुछ इस तरह की बातें पूछती, तुम बंगाली हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम्हारा घर कहाँ है? वह तुम्हारे साथ नहीं रहता? वहां कई जवान लड़के भी आते और उनमें बंगाली भी होते। वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते, और मौका न मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बातें करते। कोई यदि स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उससे बात न करना कैसे संभव है? फिर भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बातें नहीं करती और न ही अपने बारे में कुछ बताती, क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या है यह मैं समझ जाती। तातुश ने भी मुझसे कह रखा था कि जब भी कभी मैं बाहर घूमने जाऊं तो अनजान लोगों से ज्यादा बातें न करूं। तातुश ने ठीक ही कहा था। मैं भी वैसा ही सोचती थी और देखती भी कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछने लगते जिनके जवाब देने की मेरी एकदम इच्छा नहीं होती। बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता,
ये सब देख सुनकर अब मेरी बाहर निकलने की ही इच्छा नहीं होती, लेकिन बच्चों की खातिर जाना ही पड़ता। एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को एक बच्ची के साथ देखा। उसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। उसके साथ वहां कोई बातचीत नहीं करता था। वह बच्ची को लेकर आती और उसी के साथ खेल खाल कर चली जाती। वह पार्क में आती तो कुछ एक लड़के उसे देखकर आपस में हंसी मजाक करते। वह किसी की ओर देखती तक नहीं। वह देखने में नेपालियों जैसी थी, लेकिन उस बच्ची से वह बांग्ला में बातें करती थी, जिससे मुझे लगता कि वह बंगाली हो सकती है। उसकी वयस 20-22 की रही होगी और साफ मालूम देता था कि उसका ब्याह नहीं हुआ है। उसे देखकर मुझे बहुत माया होती। मैं सोचती कि इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ा होगा। मैंने उसे आवाज देकर बुलाया तो वह खुशी खुशी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास बिठा लिया और पूछा, तुम क्या बंगाली हो? उसने हाँ कहा और फिर नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनीति बताया। उस दिन से उससे मेरा अच्छा मेलजोल हो गया और हम एक दूसरे से रोज पार्क में मिलने लगे। किसी दिन न मिल पाने से हम दोनों उदास हो जाते। सुनीति ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन उसकी माँ नहीं रही थी और जब वह 1 वर्ष की हुई तो उसके बाबा की मृत्यु हो गई थी। उसे उसके मामा और दीदी माँ ने पाल कर बड़ा किया था। बचपन में माँ के न रहने से कितना कष्ट होता है वह मैं जानती हूँ। सुनीति जिस दिन अपने घर चली गई उसके 1 दिन पहले पार्क में मिली थी और तब यह मालूम नहीं था कि वह अगले ही दिन चली जाएगी। उसने मुझसे कहा था, तुम कल अपना पता लिख कर ले आना और मैं भी अपना पता तुम्हें दे दूंगी। मैं अगले दिन अपना पता लेकर पार्क गई, लेकिन वह नहीं आई। वह चली गई है, यह बात उस समय भी मेरे मन में नहीं आई थी। उसके अगले दिन भी मैंने उसे नहीं देखा। 2 दिन बाद देखा कि जिस बच्ची को लेकर वह आया करती थी वह बच्ची अपनी माँ के साथ आई है। तब मुझे लगा कि वह चली गई है। मैंने सोचा उसे शायद मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला। वह कर भी क्या सकती थी? जिनके यहाँ रहती थी उन्हीं के कहने पर तो उसे चलना था। सुनीति के न रहने से पार्क में अब मेरा मन भी नहीं लगता। मैंने वहां जाना छोड़ दिया। जितना समय मैं वहां बिताती थी उतना अब मैं लिखने पढ़ने में बिताने लगी। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी उसे तातुश ने फोटोकॉपी करा के अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेज दिया था। तातुश हठात एक दिन मुझसे बोले, बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैं अवाक हो उनकी ओर देखती रही और फिर बोली, मेरी चिट्ठी? मुझे चिट्ठी भेजने वाला तो कोई नहीं। उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके एक बंधु ने भेजी है। मैंने कहा, सुनाइए ना, देखूं क्या लिखा है उन्होंने। तातुश ने मुझसे बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूं कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। तुम्हारे तातुश ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूं कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूं, लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारे तातुश से 1 वर्ष बड़ा हूं। इस वयस में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर वह अब संभव नहीं। तुम कुछ किताबें पढ़ो और तातुश के पास से बांग्ला अभिधान लेकर रोज उसे पलटा करो। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा होती है। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है वे सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं। मेरे एक बंधु ने कहा है कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा। आशा करता हूं तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी।
यह बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने को भेजा है। आशीर्वाद के साथ यहीं समाप्त करता हूँ। चिट्ठी सुनकर मैं अवाक रह गई। मैंने ऐसा क्या लिखा है जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा? उसमें अच्छा लगने की तो कोई बात नहीं, फिर मेरी लिखावट भी खराब है और लिखने में भूलें इतनी कि उसका कोई ठिकाना नहीं। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तातुश से पूछा, मैंने जो लिखा है वह उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा? तो तातुश बोले, वह तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा, मैं सचमुच ही कुछ भी नहीं समझती। भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी मुझे, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातुश ने कहा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी मत्था पच्ची करने की जरूरत नहीं। तुम अपना काम किए जाओ, बस लिखो और पढ़ो, उसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। तातुश की बात अनसुनी न करती तो क्या करती? जैसे मुझे घर में करने को कुछ और था ही नहीं। घर में अर्जुन दा, रमण दा और सुखदीप दा तो थे ही। उनके बंधु समित दा, रजत दा, राहुल दा का भी आना जाना लगा ही रहता था। वे सब भी तो मुझे चाहते थे और मेरे साथ तातुश जैसा ही व्यवहार करते थे। ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़ किताब कॉपी लेकर कैसे बैठ सकती थी? एक दिन भूल से तातुश की बात मान दिन में ही उनसे अपने लिखने पढ़ने की बातें करने में लग गई तो एक कांड घट गया। रमणदा उस दिन काम पर से लौटा तो उसे बहुत भूख लगी हुई थी। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वह खाने बैठ गया। खाने की प्लेट में कोई गंदगी न पड़ जाए या मक्खी वक्खी न बैठ जाए, इसलिए मैंने उसे उल्टा कर रख दिया था। भूख के मारे रमणदा ने इसका ख्याल नहीं किया और सब सब्जियां उस पर ले ली। उन सब्जियों में एक गाढ़ी तरी वाली सब्जी थी। उसने जैसे ही रोटी लेकर खाना शुरू किया तो देखा कि तरी प्लेट से नीचे गिरी जा रही है। वह खाना छोड़ अवाक हो उसे देखने लगा। कुछ क्षण बाद उसकी समझ में आया कि वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है। वह वहीं बैठा न जाने क्या सोच सोचकर खूब हंसने लगा। मैंने तातुश से पूछा, रमणदा किसके साथ बातें कर हंस रहा है? तातुश बोले, और कौन है वहां? मैंने कहा, और तो कोई है नहीं उस कमरे में। और इतना कहकर मैं वहां चली गई और देखा कि रमणदा हंसे ही जा रहा है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ रमणदा? वह कुछ न कह बस हंसता रहा। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ बताओ तो सही? वह हंसते हंसते बोला, बेबी देखो मैं कैसे खा रहा हूं। मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते ही आकर मैंने तातुश को बताया कि जोर की भूख लगी होने से रमणदा ने बिना अपनी प्लेट की ओर देखे उल्टी प्लेट में ही खाना ले लिया। वह भी सुनकर हंसने लगे। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे। उनकी हंसी उनकी अपनी तरह की थी। धीरे धीरे उन लोगों का हंसना बंद हो गया, लेकिन मेरी हंसी थम नहीं रही थी। यह देखकर तातुश बोले, बेबी तुम क्या हंसती ही जाओगी? खाली हंसने से ही सब हो जाएगा? मेरे बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी हुई है, उसका जवाब तुम्हें नहीं देना होगा। मैंने कहा, चिट्ठी? ये चिट्ठी विट्ठी लिखना मुझसे नहीं होगा। तातुश बोले, क्यों नहीं होगा? तुमसे जैसे बने वैसे ही लिखो, लिखते लिखते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सोच में पड़ गई। कभी किसी को चिट्ठी विट्ठी लिखी नहीं। यदि लिखे भी तो जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र। कुछ समझ में नहीं आता, कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कितना गलत लिखूंगी, कितना सही, इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं। मैंने तातुश से पूछा, मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी? तातुश बोले, यह तुम ही सोच कर देखो। बस इतना ध्यान रखना कि वह मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं।
मैंने कहा, मैं उन्हें जेठू, पिता के बड़े भाई या ताऊ को जेठू कहते हैं, मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। तातुश बोले, तुम्हारी जैसी मर्जी। मैंने जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने का सिर पैर मैं नहीं जानती थी, फिर भी जैसे बन पड़ा लिखा। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा, प्रिय बेबी, तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी। क्या लिखूं सोचते सोचते इतनी देर हो गई। 4-5 दिन हुए मैं यहाँ के किताबों के बाजार गया था। वहां बांग्ला किताबें देखकर इच्छा हुई थी कि सारा बाजार उठाकर तुम्हारे पास भेज दूं। लोग वहां मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे और मैं अवाक हो देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया, जानकर बहुत खुशी हुई। तुमने यह बिल्कुल ठीक लिखा है कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातुश और मैं बहुत चिंतित हैं। चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताब कैसे छपे। आशा पूर्णा देवी का आखिर खांचार पाखी कैसा लग रहा है। तुम्हें तातुश ने जरूर बताया होगा कि आशा पूर्णा देवी घर के सारे काम काज निपटाकर उस समय चोरी चोरी लिखती थीं जब सब लोग सो जाते थे। उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी और घर से बाहर भी वह बहुत कम निकली थी। मैं और तातुश दोनों ही आशा पूर्णा देवी की लिखने पढ़ने की दुनिया की काफी खबर रखते हैं, जबकि हम में उनकी कानी उंगली बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है। तुम दूसरी आशा पूर्णा देवी हो सकती हो, यह बात मेरे मन में बार बार आती है। तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा। मेरा प्यार लो, तुम्हारा जेठू। जेठू इस तरह मेरा उत्साह बढ़ाते थे। अकेले जेठू ही ऐसा करते हो यह बात नहीं थी, और कई लोग थे। दिल्ली में जेठू और तातुश के एक बंधु रमेश बाबू थे। मैं जो लिखती वह सब तातुश उन्हें फोन पर सुनाते। एक दिन फोन पर बात करने के बाद वह मुझसे बोले, देखो तुमने यह जो लिखा है वह मेरे बंधु को बहुत बहुत अच्छा लगा, एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। मैंने पूछा, ये एनी फ्रैंक कौन है? तातुश ने तब मुझे उसके बारे में बताया और एक पत्रिका निकालकर उसमें से उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। सुनकर उस लड़की से मुझे बहुत माया हुई। शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी। वह मेरी ही वयस की थी और जेठी की बंधु थी। वह कोलकाता में ही कहीं पढ़ाती थी। उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता कि वह मुझसे कितना स्नेह करती थी। वैसा स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला। मैं सोचती कि सचमुच इतने दिनों बाद मुझे एक सहेली मिली। मैंने उन्हें तब तक देखा नहीं था। उनकी चिट्ठियां पढ़कर बार बार इच्छा होती कि उनके साथ बातें करूं, हंसूं, खेलूं, वह करूं, उनसे पूछूं हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे, कभी मिल भी सकेंगे या नहीं, मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे करूंगी। एक दिन घर में कुछ चीजें पोंछते समय एक फोटो एल्बम देखा। मैं उससे खोलकर तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में जेठू थे, उनकी तरफ शर्मिला दी और दूसरी तरफ अर्जुन दा। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा बैठे थे। जेठू और शर्मिला दी को तब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में देखा था, मिली कभी नहीं थी। उन्हें अपनी आंखों से देखने की बहुत इच्छा थी। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ में मेरे जवाब देने के लिए तरह तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज काटकर भी रख देती। शर्मिला दी लेखिका थी। उनकी एक किताब छप चुकी थी और पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छपती रहती थीं। वह मुझे बहुत प्यार करती थीं और मेरे बच्चों के हालचाल पूछती रहती थीं। कभी कभी मैं सोचती
कि कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं। चिट्ठियों में हम जो बातें करते हैं वह शायद मिलने पर न हो। फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें। मेरा उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा, आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद न करें। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सकें। नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी बात आप सोचें, लिखने की चेष्टा करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा था। उस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा था। वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया हो ऐसी बात नहीं थी। मेरे कहने पर तातुश ने वह मुझे समझाया था, फिर भी कुछ दिमाग में घुसा और कुछ नहीं घुसा। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने, साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती रहती कि कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं। इसी बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ पहुंचे। मैं उस समय किचन में थी। खिड़की से मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। उसने घंटी बजाई तो काफी देर बाद मैं बाहर निकली। मुझे देखकर बाबा ने पूछा, कैसी है बेटा? मैं बोली, बाबू आपके शरीर का ये हाल कैसे हो गया? बाबा बोले, कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा, ठीक हैं, सब ठीक हैं, स्कूल गए हैं। मैं तातुश के पास दौड़ी गई और बताया कि मेरे बाबा आए हैं। तातुश बोले, उन्हें घर में बिठाओ, अपने बाबा के लिए कुछ खाना वाना तैयार करो। बाबा को मैं अपने कमरे में ले गई और पूछा, चाय बनाऊं? वह बोले, नहीं, रहने दो। इतनी गर्मी में चाय? मैंने जल्दी से एक गिलास शरबत बनाकर उन्हें दिया। गिलास हाथ में लिए वह बोले, तू भी थोड़ा ले बेटा। मैंने कहा, नहीं बाबू, मैंने अभी अभी चाय पी है। माँ कैसी है? वह बोले, ठीक है, तुम्हारी बहुत याद करती रहती है। मैंने सोचा, करेगी क्यों नहीं, 2 वर्ष जो हुए जा रहे हैं और अभी तक दूरी के कारण मिलना जुलना नहीं हो सका। अभी 2-1 दिन के लिए वहां चली जाऊं तो शायद वही झगड़े फिर शुरू हो जाएं। मैं अब और वही सब भोगने को तैयार नहीं। यहाँ आकर इतना तो मैं समझ गई हूँ कि आदमी हो या औरत, सभी अपने पेट की चिंता स्वयं करते हैं और एक ही जैसा खटते कमाते हैं। यही समझ पहले आ गई होती तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था कर लेती और तब शायद मुझे उतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। बाबा के साथ इधर उधर की काफी बातें करते करते मैंने पूछा, कोलकाता की क्या खबर है? मेरा भाई कैसा है? माँ कैसी है? बाबा बोले, माँ, तेरी माँ? तूने कुछ सुना नहीं लगता है, क्यों? बाबा मेरे मुंह की ओर थोड़ी देर देखते रहे। वह शायद सोच रहे थे कि बताने से कहीं यह रोने धोने न लग पड़े। इसे सच सच बताना ठीक होगा या नहीं? शायद बता ही देना चाहिए, क्योंकि यह तो अभी भी यही सोच रही है कि इसकी माँ जीवित है। ऐसे में न बताना तो भूल होगी। बाबा शायद यही सब सोच रहे थे। उन्हें चुप देख मैंने बाबू कहकर उन्हें बुलाया तो वह चौंक गए। मैंने देखा कि उनकी आंखें भर आई हैं। तब मुझे लगा कि मेरी माँ शायद नहीं रही। मेरे मुंह से निकल पड़ा, क्या हुआ बाबू? माँ की तबीयत तो ठीक है। बाबा रुद्ध गले से बोले, तेरी माँ तो 6-7 मास हुए दुनिया छोड़कर चली गई। तेरी माँ नहीं है? क्यों? तेरा दादा तो वहां गया था, उसने तुझे नहीं बताया? मैं बोली, नहीं तो मुझे किसी ने नहीं बताया।
मैं थोड़ी देर बाबा के सामने सिसक सिसक कर रोती रही, और मैं कर भी क्या सकती थी। एक बार सुना था कि अस्पताल में भर्ती है। मुझे लगता है तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। सभी को सारी जानकारी रहती है, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बताता। मेरे दादा, बाबूजी, भाई कोई बहुत दूर तो रहते नहीं थे। रिक्शे में 10 रुपया भाड़ा लगता, फिर भी कोई एक बार भी मुझे बताने नहीं आया। बीच में मैं कई बार वहां गई भी, लेकिन तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हर समय सोचती रहती थी कि जैसे भी हो एक बार माँ के पास जरूर जाऊंगी। इतने दिन यही सोचती आ रही थी, और अब सुनने को मिला कि मेरी माँ हम लोगों को छोड़ चली गई। मुझे पता चला था कि माँ अब अस्पताल में भर्ती थी। माँ जब अस्पताल में भर्ती थी, तब मेरे छोटे भाई ने बाबा के पास जाकर उनसे कहा था कि वह उन्हें माँ से मिलाने ले जाएगा। बाबा नहीं गए। वह क्यों जाते? उन्हें जाने की दरकार ही क्या थी? उन्हें किस चीज का अभाव था? बाबा का जाना उचित होता। मुझे लगता है वह जानते थे कि माँ नहीं बचेगी, फिर भी नहीं गए। मेरे भाई को वैसे ही घूम फिर कर लौट आना पड़ा। मेरे ख्याल से बाबा ने भूल की अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देख आ सकते थे, लेकिन नहीं गए। माँ का क्रियाकर्म मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा। दादा लोगों को भी काफी बाद में पता चला, और मुझे तो अभी अभी। बाबा ने पूछा, तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? मैंने बताया कि यहीं पास में है। तो वह बोले, चलो थोड़ा देखाऊं। मैं बाबा को लेकर वहां गई। बेल बजाते ही मेरा लड़का बाहर निकल आया और अरे दादू कहकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, दादू मेरा बाबू कैसा है? बाबा बोले, तुम्हारा बाबू ठीक है। मैंने साथ चलने को कहा था, पर वह नहीं आया। भाई, मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई थी। वह उससे बोले, तुम लोग और भी बड़े हो भाई, पहले कैसे परवरिश में थे तुम लोग। अब तुम सबको देखकर बहुत खुशी हुई। मुझसे बाबा ने कहा, तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा, तेरा लड़का बड़ा हो रहा है, देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा बेटा। अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, बाद में इसके साथ सुख शांति से रहेगी। मेरे लड़के से बाबा बोले, दादू भाई ठीक से रहना, और इतना कहकर मेरे साथ लौट आए। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे तो तातुश ने उनसे कहा, आप बेबी की तरफ से निश्चिंत होकर जाएं। बाबा बोले, जब आप जैसे लोगों के पास है तो चिंता की कोई बात नहीं। चिंता करता, लेकिन अब नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरी लड़की यहाँ खूब अच्छी तरह है। बाबा चले गए। उन्हें कहीं से पता चल गया था कि मैं कुछ लिख विख रही हूँ। सुनकर वह बहुत खुश हुए थे। जहां पहले वह मेरी कोई खोज खबर नहीं लेते थे, वहां अब वह जब तब फोन कर मेरा हाल चाल पूछने लगे। वह बार बार ये भी जानना चाहते कि मेरा लिखना कहाँ तक आगे बढ़ा, खत्म हुआ कि नहीं। वह मुझे अपने यहाँ आने को भी कहते, और साथ में यह भी कि यदि मैं रुकना न चाहूं तो लौट आ सकती हूँ। मेरी जाने की इच्छा नहीं होती। बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन बहुत खराब रहा। मैं पछताती कि मेरी माँ मर गई और मैं आंखों से उसे देख तक नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता लगी रहती। इसी बीच जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियां भी आ पहुंची थीं, और उनके जवाब देने की चिंता अलग से लगी रहती। चिट्ठियों के जवाब देने से दोनों खुश होंगे और मेरा मन भी बहल जाएगा। यह सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियां लेकर मैं बैठ गई। जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों को एक बार फिर पढ़ लेना जरूरी समझकर मैंने पहले जेठू की चिट्ठियां उठाई और किसी कहानी की तरह उन्हें पढ़ने लगी। तातुश ने तुम्हें
शब्दकोश की मदद लेने को ठीक ही कहा है। मेरी भी यही राय है। चिट्ठी लिखने में भूलें तो होगी ही, लेकिन क्या इसी से तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी? बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं। जिज्ञासा होने से ही हम लिख पाते हैं। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है? तुम्हारे तातुष की तरह नव वर्ष में खूब लिखो और मल्लेश्वरी की तरह मोटी सोटी हो जाओ, यही मेरी कामना है। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उनका ये लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारे लेखन को लेकर तुम्हारे तातुष और तुम्हारे जेठू दोनों के ही सोचने विचारने का कोई अंत नहीं। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा है। आशापूर्णा देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफी कष्ट देती थी, अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, बल्कि बार बार शाबाश, बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है। भूलों की चिंता करने लगो तो एक लाइन भी लिखी नहीं जा सकती, इसलिए उनकी चिंता किए बिना लिखना होगा। बाद में अपना लिखा स्वयं ही सुधार लेना होगा। इसके बाद जिन लोगों का काम ही लिखना पढ़ना, उनसे इसे कुछ और सुधरवाने की बारी आएगी। लिखने बैठने से ही लिखा जा सकता है, यह अभिज्ञता तुम्हें निश्चित ही हो गई है। तुम्हारे तातुष ने तुमसे ठीक ही कहा है कि भूल होती है तो हो, फिर भी लिखो। जेठू की जितनी चिट्ठियां आती उतनी मेरी इच्छा होती कि लिखूं और भी लिखूं। शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी। उनकी चिट्ठियां सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता। उनकी चिट्ठियां कुछ और ही तरह की होती। मैं सोचती कि उनके यहाँ भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी हुई होगी, क्या उसके साथ भी वह वैसा ही व्यवहार करती होंगी जैसा मेरे साथ? मुझे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं देखती और चिट्ठियां भी ठीक उसी तरह लिखती जैसे अपनी किसी बांधवी को। तातुष उनकी चिट्ठियां पढ़कर सुनाते तो अपनी टूटी फूटी बांग्ला में लिख लेती। कभी जब मेरा मन खराब होता तो उनकी ये चिट्ठियां मुझे आह्लादित कर देती। बेबी, एक बार सोच कर देखो कि अपने बाबा को तुम कैसा समझती हो, वैसे वह क्यों हैं? इसका कारण क्या है? थोड़ा उनकी तरफ से भी सोचो, जिन्हें तुम माफ भले ही न कर सको। बेबी, जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ किया जा सकता है और शायद वैसा करना ही भला है। यदि तुम आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे और फिर खूब नाचेंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए सजूंगी। हम दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो जी भरकर हंसेंगे। यदि हंसने की कोई बात न होगी तब भी हंसेंगे। बेबी, तुम उस समय क्या अवाक नहीं रह जाती जब कोई तुम्हारा लिखा कुछ पढ़कर कहता है कि बहुत अच्छा लिखा है? और तुम क्या कभी ये सोचती हो कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद से इतना सुंदर कैसे हो गया? मुझे यह बात बड़ी मजेदार लगती कि शर्मिला दी ने मेरे सजने धजने के बारे में पूछा, क्योंकि सजना धजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने कितनी ही लड़कियों बहुओं को देखा था जो कहीं घूमने जाने की बात उठी नहीं कि सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आईना, कंघी और न जाने क्या क्या लेकर सजने बैठ जाती। साड़ी पहनती तो अपनी किसी सहेली को बुलाकर पूछती, ए देखो तो ठीक से पहनी कि नहीं। अगर सहेली ने उनके मन की बात नहीं कही तो ठहरो कहकर साड़ी को फिर से 10 बार खोलती, पहनती। कोई कोई अपने स्वामी से पूछती, क्यों जी, कौन सी साड़ी पहनना ठीक रहेगा? स्वामी यदि कहता ये साड़ी पहनो, इसमें बहुत अच्छी दिखोगी,
तो उस साड़ी को पहने वे मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी कमरे में चली जाती और फिर साड़ी पहन स्वामी के सामने आ खड़ी होती और चाहती कि वह एक बार फिर कहे, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं, वे चाहती कि और लोग भी कहें, देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो देख अवाक रह जाती कि औरतों को साड़ी गहने से इतना मोह है, इनके लिए इतना लालच, इतना लोभ। मैं उन्हें देखती कि होठों पर, चेहरे पर ढेर सारा रंग पोत लिया और चल पड़ी अपने स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने। ये सब चीजें औरतें न जाने क्यों इतना पसंद करती हैं। मुझे ये सब एकदम ही अच्छा नहीं लगता। मुझे बचपन से ही अधिक सजना धजना अच्छा नहीं लगता था। बचपन में मेरी दीदी मुझे पकड़कर जबरदस्ती मेरी कंघी करती और बाल बांधती। सहेलियों के साथ कहीं जाना होता तो सहेलियां ही कह कह कर मुझे सजाती बजाती। ब्याह के बाद भी इन सब चीजों का शौक मुझे नहीं हुआ। कहीं जाना भी होता तो बस जैसे तैसे कंघी कर मांग में सिंदूर लगा चल पड़ती। इस पर भी पाड़े की औरतें मुझे देख कर जलती। वे अगर अब मुझे देखती तो और भी जलती और इसको उसको बुला आपस में खुसर फुसर करने लग जाती, क्योंकि साड़ी की जगह मैं सलवार सूट पहनने लगी थी। यहाँ आकर इस तरह की तुच्छ बातों से मैं बच गई। यहाँ मुझे सबका स्नेह मिलता था। तातुश के लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते। मामा माने अर्जुन दा की माँ आती तो वह भी मुझे कुछ न कुछ जरूर देती। मैं सोचती कि इन लोगों का इतना प्यार संभाल भी पाऊंगी या नहीं। अब मुझे आश्चर्य होता जब कोई कहता है कि वह इसके या उसके बिना नहीं रह सकता, जबकि पहले मैं भी सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के बंधुओं को छोड़कर मैं नहीं रह सकूंगी। ये सब बस कहने भर की बातें होती हैं। जो पहले कहा करते थे कि इसके या उसके बिना नहीं रह सकेंगे, वे आज उनके बिना बड़े मजे में हैं। मैं भी कुछ दिन बहुत उदास रही थी जब अपने बंधुओं को छोड़कर आना पड़ा था। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की तरफ मैं अधिक ध्यान देने लगी और उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा कि अपने बंधुओं से बिछुड़ने के दुख की जगह अब मैं मानने लगी थी कि उनमें से कोई भी मुझसे मिलने न आए। मैं अपने बाल बच्चों में मगन थी और इस बात से बहुत खुश थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है। वे अब न तो पहले की तरह जरा जरा सी बात पर रोने चिल्लाने लगते, न ही बेमतलब इधर उधर भटकते। बातें भी अब वे ऐसी करने लगे थे जैसी पहले कभी नहीं करते थे। अभी कुछ ही दिन हुए मैं रात के 8-9 बजे अपने बच्चों के साथ छत पर बैठी बातें कर रही थी कि हठात मेरी लड़की ने पूछा, माँ तुम कभी स्कूल गई हो? मैं अवाक हो उसकी ओर देखती रही और सोचने लगी कि इतनी जरा सी बच्ची ऐसी बात पूछ रही है। भला मैं इसे क्या जवाब दूं? मैं कुछ बोलती इसके पहले ही उसने फिर कहा, माँ एक कविता सुनाओ न। मुझे क्या वह सब अब याद था? फिर भी जो 2-4 लाइनें मन में आई उसे सुना दी। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, इतनी बड़ी माँ और स्कूल की कविता सुनाती है। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई और कुछ दुख भी हुआ। मैंने सोचा मेरे बच्चे अब इस बात पर इतना हंस सकते हैं तो उस समय तो और हंसेंगे जब देखेंगे कि मैं हाथ में अखबार लिए बैठी हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अखबार पहले कभी तो उन्होंने देखा नहीं। यहाँ मैं रोज सवेरे अखबार देखती थी। अंग्रेजी न जानने से उसका सिर पैर कुछ भी समझ नहीं पाती, फिर भी तस्वीरें देखकर तातुश से उनके बारे में पूछती। तातुश कहते, तस्वीरों के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करो। मैं एक एक अक्षर बोलती जाती और तातुश हूं करते जाते। जब सारे अक्षर खत्म हो जाते तो तातुश पूरे शब्द का उच्चारण कर देते और उसका मतलब भी बता देते। बार बार पूछने पर कभी कभी वह उकता जाते, क्योंकि वह अपना प्रिय अखबार द हिंदू
ठीक से पढ़ नहीं पाते। शायद इसीलिए अखबार हाथ में लिए लिए वह कहते, बेबी जाओ, बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी? मैं कहती, हाँ हाँ भेजूंगी, अभी टाइम है। वह फिर कहते, कब भेजोगी, देर नहीं हो जाएगी? जाओ। मैं घड़ी की तरफ देखकर उठ पड़ती। बच्चों को स्कूल भेजना ही तो कोई अकेला काम नहीं था। अर्जुन दा के उठने पर उसके लिए कुछ खाना वाना भी तो बनाना होता। ठंडी रोटी वह खाता नहीं था, इसलिए गरम गरम बनाकर देनी होती। उसे अच्छी अच्छी चीजें खाने का शौक था। चिकन विकन, बिरयानी, पुलाव, कबाब, आलू पराठा, पुदीना पराठा, ये सब उसे अधिक पसंद था। साथ में टोमेटो सूप, चिकन सूप, प्याज सूप जैसा कुछ हो तो और भी अच्छा। मैं उसका खाना उससे पूछकर ही बनाती। लोगों को कुछ बना बना कर खिलाना मुझे हमेशा से अच्छा लगता रहा है। मैं जब अपने स्वामी के पास थी तब भी कभी कुछ नया बनाती तो आसपास के लोगों को भी खिलाती, और इस पर से मेरा स्वामी मुझ पर बहुत गुस्सा करता। लोगों को किताबें देखकर तरह तरह की चीजें बनाकर खिलाना मुझे जितना अच्छा लगता, उतना ही अच्छा अब उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ना और अखबार देखना लगने लगा था। अखबार देखते देखते मुझ पर जैसे उसका नशा सा चढ़ गया था। तातुश उसमें से जो कुछ मुझे बताते वह सब मेरे लिए बिल्कुल नया होता, और वैसी बातें बार बार सुनने समझने के लिए मैं रोज सवेरे गेट पर खड़ी हो अखबार आने का रास्ता देखती। उस दिन सवेरे उठने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। नीचे आई तो देखा तातुश स्वयं ही अखबार लाकर पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी किचन में गई और चाय बना लाई। उन्हें चाय देकर मैंने दूसरा अखबार उठा लिया और उसकी तस्वीरें देखने लगी। तातुश बोले, तुम्हारी चाय कहाँ है? जाओ ले आओ। मैं चाय लेकर खड़े खड़े पीने लगी तो उन्होंने कहा, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और चाय का गिलास टेबल पर रख अखबार देखने लगी। हठात तातुश बोले, बेबी तुम्हें हम लोगों के पास माने इस घर में आए 1 वर्ष हो गया। तुम सोच कर देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या क्या तुम्हें अच्छा लगा और क्या बुरा। यहाँ आकर तुमने क्या कुछ सीखा। इतना कहकर तातुश फिर अखबार पढ़ने लगे। बेबी ने सोचा, भला यह भी कोई पूछने की बात है। उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह जाकर खिड़की के पास खड़ी हो आकाश की ओर देखने लगी। उसे अपनी माँ की याद हो आई। उसकी माँ की कितनी इच्छा थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे मनुष्य बने, लेकिन वैसा कहाँ हुआ। लिखना पढ़ना तो उसका हुआ नहीं था, फिर भी उसका महत्व वह ठीक ठीक समझती थी, और जब तक उन लोगों के साथ रही तब तक पढ़ने के लिए उनके पीछे सारे समय पड़ी रहती थी। माँ आज होती और उसे पता चलता या स्वयं देखती कि उसकी बेबी आज भी पढ़ना चाहती है या पढ़ लिख रही है, तो उसे कितनी खुशी न होती। आकाश की ओर देखती जैसे वह अपनी माँ से कहना चाहती है, माँ तुम एक बार आकर देख जाओ, मैं अभी भी लिखना पढ़ना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छा बनाना चाहती हूँ, उन्हें बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए माँ। वह अपनी माँ से बातें कर रही थी और उसकी आंखों से बहते आंसू छाती भिगोते फर्श पर टपक रहे थे। गिलास में चाय कब की ठंडी हो चुकी थी। तभी बेबी के कानों में किसी के पैरों की आहट पहुंची और वह चौंक पड़ी। उसने घूमकर देखा अर्जुन दा उठ चुका था और नीचे आ रहा था। उतरते उतरते ही वह बोला, तुम लोग चाय पी रहे हो, मेरी चाय कहाँ है? वह चाय बनाने किचन में जाने लगी, तभी देखा कि किसी ने गेट पर बेल बजाई। उसने जाकर देखा कि पड़ोस का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा है। वह उससे बोला, यह तुम लोगों का है, डाकिया भूल से हमारे यहाँ डाल गया था। उस लड़के से पैकेट ले उसने आकर तातुश को दे दिया। तातुश ने देखकर कहा, यह तो तुम्हारा है, यह लो, जाकर देखो इसमें क्या है। पैकेट लेकर वह किचन में गई और अर्जुन की चाय का पानी चढ़ाकर उसने पैकेट खोला। पैकेट में एक पत्रिका थी। वह उसे पलटने लगी तो उसमें एक जगह उसने अपना नाम देखा। आश्चर्य से फिर देखा।
सचमुच ही उसमें लिखा था आलो अंधारी। आलो अंधारी मतलब अंधेरे का उजाला। सचमुच ही उसमें लिखा था आलो अंधारी बेबी हालदार। खुशी से उसका मन हिलोरे मारने लगा। मन की ऐसी उथल पुथल में भी जेठू की वह बात याद आ गई कि आशापूर्णा देवी दिन भर के काम निपटाकर उस समय लिखने पढ़ने बैठती थीं जब सब लोग सो चुके होते थे। उसने सोचा जेठू ठीक ही कहते हैं कि घर के काम करते हुए भी लिखना पढ़ना हो सकता है। हठात उसकी नजर चाय के लिए चढ़ाए पानी पर पड़ी जो उबलते उबलते काफी कम रह गया था। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाकर अर्जुन दा को दी और तब वह नीचे से देखो देखो एक चीज बोलती बोलती ऊपर अपने बच्चों के पास पहुंची। दोनों बच्चे दौड़कर उनके पास आ गए। उसने उनसे कहा, बताओ तो यह क्या लिखा है? उसकी लड़की ने एक एक कर सभी अक्षर पढ़े और बोली, बेबी हालदार, माँ तुम्हारा नाम किताब में। दोनों बच्चे हंसने लगे। उन्हें हंसता देख उसका मन खुशी से और भी भर गया। उसने प्यार से उन्हें अपने पास खींच लिया। उन्हें प्यार करते करते हठात जैसे उसे कुछ याद आ पड़ा, वह बच्चों से छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं भी आती हूँ कहकर उठ खड़ी हुई। नीचे आते आते उसने सोचा वह कितनी बुद्धू है। पत्रिका में अपना नाम देख सभी कुछ भूल गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर वह तातुश के पास आई और उनके पैर छू प्रणाम किया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया। तो यह था बेबी हालदार की आत्मकथा आलो अंधारी का एक हिस्सा।